नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के भारतीय सांस्कृतिक विरासत की कुछ कलाओं के विषय में चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में मिट्टी कला, कढ़ाई बुनाई कला और चर्म उद्योग के विषय में चर्चा की थी। आज हम कुछ और कलाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे हीरा मोती काम और मीना कारीगरी की। विद्यार्थी मित्रों, भारत जो है उसका काफी बड़ा हिस्सा समुद्र से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि भारत की सीमा का लगभग 1/3 हिस्सा समुद्र से जुड़ा हुआ है और हीरे, मोती या विविध प्रकार के जो रत्न हैं, यह हमें समुद्र से ही प्राप्त होते हैं। भारत के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों दिशाओं में लगभग 7,517 किलोमीटर जितना लंबा समुद्री किनारा है, जिसके कारण हीरा, मोती इन सब का उपयोग बड़े पैमाने पर भारत में होता आ रहा है। इसी के साथ साथ समुद्र मार्ग की यात्रा करके समुद्र पार के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध होने से हीरा मोती का व्यापार भी होता आ रहा है। भारत में पैदा होने वाले हीरे और मोतियों की बाजार में खूब मांग होती है। भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए हीरे मोती के आभूषण की पहले से ही विदेशों में खूब मांग रही है और इसी के तहत विदेशों से व्यापारी इन्हें खरीदने के लिए भारत में आते रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं विद्यार्थी मित्रों कि विश्व विख्यात कोहिनूर का हीरा और द ग्रेट मुगल हीरा भी भारत से ही प्राप्त हुआ है, जो कि राजे महाराजाओं के मुकुट की शान बनता है। भारतीय लोग आभूषणों के शौकीन थे। सोने के गहनों के उपरांत जो श्रीमंत वर्ग के लोग थे, राजे महाराजे थे और अमीर लोग विविध प्रकार के हीरे मोतियों के आभूषण पहना करते थे। आप जानते हैं कि प्राचीन समय में राजा महाराजा, श्रेष्ठी और महाजन लोग हीरा, मोती, माणिक, पन्ना, पुखराज, नीलम आदि रत्नों का आभूषण के रूप में उपयोग करते थे। यह रत्न राजे महाराजाओं के आभूषणों की शोभा बढ़ाते थे। राजा महाराजा और बादशाहों के सिंहासनों में, मुकुट मालाओं में, बाजूबंदों में रत्नों का उपयोग सदियों से होता आ रहा है। यानी शुरुआत से ही राजे महाराजे आभूषणों के शौकीन थे। वे अपने द्वारा उपयोग में ली जाने वाली विविध चीजों को विविध प्रकार के रत्नों से सजाते थे। इसी के साथ मोती के कलात्मक तोरण, माला, कलश, खिड़की, चौका, पंखा, विवाह के नारियल, घुनघुना, पिछौरी, गेंडोरी, बेलों के लिए कलात्मक शहरा, सींगों की झालर आदि बुनाई की कला कारीगरी अद्भुत रही है। संपूर्ण भारत में यह सारी की सारी कारीगरी हस्तकला कारीगरी के परंपरागत ढंग से देखने को मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, अब चर्चा करते हैं मीना कारीगरी की। विद्यार्थी मित्रों, जरूरी नहीं था कि जो गरीब वर्ग थे वे भी हीरे या विविध प्रकार के रत्नों से बने हुए आभूषण पहन सके, परंतु उन्हें भी तो आभूषण पहनने का शौक होता था। इसीलिए वे मीना कारीगरी द्वारा बनाए गए आभूषणों का उपयोग करने लगे। गहनों में चमकीले रंग भरने की प्रक्रिया को मीना कारीगरी के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ सोना, चांदी के अलंकार जैसे कि माला, हार, अंगूठी, एयररिंग्स, कंगन, चाबी के गुच्छे आदि सभी में लाल रंग की, हरे रंग की तथा आसमानी रंग की मीना कारीगरी देखने को मिलती है, जो कि इनकी शोभा में 4 चांद लगा देती है। विद्यार्थी मित्रों, मीना कारीगरी के कुशल कारीगर हमारे यहाँ पर जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी तथा हैदराबाद में विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। हैदराबाद तो काले रंग की मीना कारीगरी के लिए जग विख्यात है। आइए अब हम चर्चा करते हैं जरी काम कला की। विद्यार्थी मित्रों, यह उद्योग भी भारत के प्राचीन समय से ही देखने को मिलता है। जरी काम में अपना देश प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। चांदी और सोने के तार के रूप में जरी बना करके उनका उपयोग कढ़ाई बुनाई कला द्वारा कीमती वस्त्रों को सजाने में होता आ रहा है। भारत में जरी काम की कारीगरी सूरत के अंदर प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात राज्य में आया हुआ। वस्त्रों में सोने चांदी के जो तार होते हैं, उनकी सहायता से वस्त्रों को बुना जाता है और उसकी शोभा बढ़ाई। साड़ी, घरचोला जैसे वस्त्र परिधान के लिए सूरत में कुशल कारीगर जरी कारीगरी के लिए बेजोड़ काम करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यह कला ने भी भारत को विश्व भर में प्रसिद्धि दिलवाई है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि सूरत तथा दक्षिण भारत के बहुत सारे ऐसे राज्यों के जिले हैं जहां पर सुंदर प्रकार की जरी कारीगरी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं धातु काम की। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर पाषाण युग की शुरुआत हुई थी।
और धीरे धीरे लोगों ने धातुओं का उपयोग करना भी सीखा और हमारे यहाँ पर धातुओं का उपयोग होने पर धातु कला का विकास हुआ। यह विद्या भी भारत की प्राचीन विद्याओं में से एक है, जिसके प्रमाण हमारे यहाँ पर प्राप्त होने वाली बहुत सारी मूर्तियों से देखने को मिलते हैं। पाषाण युग के बाद धातु युग में धातु विद्या विकसित हुई। लोथल के कारीगर धातु में से हंसिया, बर्मा, घुमाव वाली आरी और सुई जैसे तांबे एवं कांसे के औजार बनाते थे। इसी तरह धातु में से औजारों के उपरांत बर्तन, मूर्तियां और पात्र बनाए जाते थे। भारत में कई जगहों पर खुदाई काम करने पर प्राचीन समय में बनाई गई धातुओं की प्रतिमाएं देखने को मिली हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के कई विस्तारों में खुदाई काम करने पर भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं धातुओं की बनी हुई देखने को मिली है। साथ ही साथ नटराज की प्रतिमा वह भी तो प्राप्त हुई है। युद्ध के लिए विविध प्रकार के अस्त्र और शस्त्र भी धातुओं से बनाए जाते थे। जैसा कि आप जानते हैं, जो भाला था उसके ऊपर लगी हुई बरछी भी बिल्कुल धातु की ही बनी होती थी। तीर के ऊपर उपयोग में ली जाने वाली जो नुकीली रचना थी वह भी धातु की ही बनी हुआ करती थी। इसके उपरांत तलवार जैसे औजारों का उपयोग भी धातु के द्वारा बनाए जाने पर ही किया जाता था। सोना, चांदी जैसी धातुओं का उपयोग गहनों के रूप में किया जाता था। तांबा, पीतल और कांसा जैसी धातुओं का उपयोग बर्तन और मूर्तियां बनाने में किया जाता था। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपको एक बात और जान लेना जरूरी है। तांबा सबसे पहली धातु थी जिसका उपयोग होने लगा था, जबकि लोहे का उपयोग औजारों और हथियारों को बनाने के लिए किया जाता था। अब बात करते हैं काष्ठ कला के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, काष्ठ कला भी भारत की अति प्राचीन कलाओं में से एक है और इसके प्रमाण आज भी बहुत सारे मंदिरों में तथा विविध प्रकार के नगरों में देखने को मिलते हैं। मानव जीवन का संबंध प्रारंभ से ही वृक्ष और जंगलों के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान ने जब जन्म लिया तब उसने अपना पूरा जीवन जंगलों में ही तो बिताया था, यानी उसका पूरा जीवन लकड़ियों के आसपास ही रहा था। इसीलिए उसने लकड़ियों का उपयोग करना शुरू किया। वे ईंधन के रूप में लकड़ियों का उपयोग करते थे। वे विविध प्रकार के औजारों को बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते थे तथा घरों को बनाने के लिए भी वे लकड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। आज भी बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पर मकानों को बनाने में लकड़ी का ही उपयोग किया जाता है और वर्तमान में हम भी अपने घरों के अंदर जो फर्नीचर बनाते हैं उस फर्नीचर में भी तो लकड़ी का ही उपयोग करते हैं। लकड़ी की मूर्तियां, बालकों के लिए खिलौने, गोखा यानी ताक, खंबे, खिड़की, दरवाजा, अटारी, सिंहासन, कुर्सी, जाली आदि बनाने के लिए काष्ठ कला या नक्काशी का विकास होता आ रहा है। गुजरात के संखेड़ा का फर्नीचर, लकड़ी का झूला तथा ईडर के खिलौने जग विख्यात हैं। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, वह काष्ठ कला के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। हकीकत में इसका प्राचीन समय में नाम काष्ठ मंडप हुआ करता था, जिसका मतलब होता है लकड़ी का बना हुआ मंडप। वहां पर बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि लकड़ी के बनाए हुए हैं। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, काष्ठ कला के लिए हमारा पड़ोसी देश नेपाल जग विख्यात है। साथ ही हमारे भारत में भी बहुत सारे मंदिरों के दरवाजे जो कि प्राचीन समय में कीमती लकड़ियों के द्वारा बनाए गए थे। इस प्रकार भारत भी काष्ठ कला के क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान रखता है। अब बात करते हैं जड़तर काम की। लोग गहनों के अति शौकीन हुआ करते थे। वे विविध प्रकार के रत्नों के गहने पहरा करते थे। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, गहनों में कीमती रत्नों को जड़ देने की जो प्रक्रिया है उसे हम जड़तर काम या जड़ाऊ काम के नाम से जानते हैं। अलंकार और जड़ाऊ काम की कला भारत की एक अति प्राचीन कला है। भारत के राजे, सम्राट, अन्य शासक और उस समय के श्रीमंत वर्ग जिन स्वर्ण अलंकारों को धारण करते थे उनमें हीरा, मोती, माणिक आदि प्रमुख हुआ करते थे। वे अपने गहनों में हीरा, मोती, माणिक जैसे जो कीमती रत्न हैं उनको जड़ करके उसे पहना करते थे। उनके मुकुट में, बाजूबंदों में, विविध प्रकार के गहनों में वे इस प्रकार के रत्नों का उपयोग किया करते थे। इन कीमती रत्नों को गले का हार, बाजूबंद, कड़ा, मुकुट, माथाबेंदी, अंगूठी तथा नथनी में जड़ करके वे पहना करते थे। विशेष निपुणता वाले कारीगर ऐसी जड़ाऊ कला में सिद्धहस्त हुआ करते थे। जानकर के खुशी होगी कि राजस्थान का बीकानेर शहर जड़ाऊ काम के लिए विश्व विख्यात है। अब बात करते हैं अकीक कला के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, अकीक भी एक सुंदर प्रकार का रत्न है। जैसा कि हमने हीरा, माणिक, मोती के विषय में जानकारी प्राप्त की, अकीक भी ऐसा ही एक कीमती रत्न है जिसका उपयोग गहनों के रूप में किया जाता है।
यह भारत की कई नदियों के घाटी प्रदेशों में से प्राप्त होने वाला एक कीमती पत्थर है, जिसमें अकीक, चकमक और अर्धपारदर्शक सुंदर लाल पत्थर, जिसे हम कार्नेलियन के नाम से जानते हैं, वह प्रमुख है। विशेष करके सिलिका मिश्रित नीले या सफेद रंग के कैल्सिडोनी के पत्थरों को हम अकीक के नाम से जानते हैं। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, लाल रंग के अकीक भी जग विख्यात हैं। गुजरात में सूरत और राणपुर जैसे क्षेत्रों में भिन्न भिन्न आकार के अकीक के पत्थर प्राप्त होते हैं। अकीक के पत्थरों को अलंकारों में जड़ाऊ काम के लिए खंबात भेजा जाता है और खंबात के कारीगर अकीक के पत्थरों को तराश करके उन्हें विविध अलंकारों में जड़ाऊ योग्य बनाते हैं अथवा अकीक के पत्थरों का माला तथा उनके मणके बनाने में उपयोग करते हैं और इनकी कीमत भी बाजार में अति ऊंची होती है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, अकीक के व्यापार के लिए खंबात गुजरात का एक सबसे उत्तम शहर माना जाता है। यह व्यापार का बड़ा केंद्र बना है। अब बात करते हैं चित्रकला की। विद्यार्थी मित्रों, चित्रकला हम सभी को अति पसंद है। हम सभी चित्रकला को अति प्यार करते हैं क्योंकि हम सभी चित्रकला में रुचि रखते हैं। प्राचीन समय के लोग भी चित्रकला के लिए जग विख्यात है और भारत की चित्रकला तो विश्व विख्यात है। विद्यार्थी मित्रों, विविध कलाओं में चित्रकला का स्थान सर्वोपरि है। चित्रकला रंग और रेखाओं के द्वारा कला और सौंदर्य का रसपान कराती है। इसमें प्रकृति के जड़ और चेतन स्वरूप में रहे हुए विविध भावों का दर्शन कराने की क्षमता होती है। लगभग 5000 वर्ष पुरानी हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में से भी भारतीय चित्रकला के प्रमाण देखने को मिलते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अपने मन के भावों को रेखा और रंगों की सहायता से जड़ अथवा चेतन वस्तु के रूप में किसी सतह पर जब प्रदर्शित करता है तो वह कला चित्रकला के नाम से जानी जाती है। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम कभी जब उदास हो या अति प्रसन्न हो तब हम चित्र करना जरूर पसंद करते हैं क्योंकि वह हमारे भावों को एक कोरे कागज पर, स्लेट पर या किसी भी सतह पर प्रदर्शित करने का एक श्रेष्ठ माध्यम बनती है। विद्यार्थी मित्रों, पुरातत्व विभाग के उत्खनन में भी भारत की चित्रकला के नमूने देखने को मिलते रहते हैं। पाषाण युग के आदि मानवों के गुफा चित्रों में पशु पक्षियों के आलेखन देखने को मिलते हैं। भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर रही हुई गुफाओं में विविध प्रकार के पशु पक्षियों के चित्र देखने को मिलते हैं। हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तनों के ऊपर भी भौमितिक रेखांकन की आकृतियां जैसे कि फूल और पौधे को बनाया करते थे। साथ ही साथ वे पशु पक्षियों से भी प्रेम करते थे, इसलिए उनके द्वारा बनाए जाने वाले जो चित्र थे उनमें पशु पक्षी, फूल, पौधे लेख भी देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के हाथी, गेंडा, हिरन आदि के चित्र उल्लेखनीय है जो कि अजंता की गुफाओं के अंदर दौरे गए थे, जो कि अपनी एक अजोड़ रचना रखते हैं। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, भारत के अंदर पारंपरिक रूप से मांगलिक प्रसंगों पर स्वस्तिक, कलश, श्री गणेश के चित्र बनाने की और कुछ क्षेत्रों में रंगोली बनाने की प्रथा भी अति प्रचलित है। हम हमारे घरों में दीपावली के दरमियान या किसी भी प्रकार के शुभ प्रसंगों में घर के आगे जो रंगोली भरते हैं वह रंगोली भी एक प्रकार से चित्रकला का ही उदाहरण मानी जाती है। विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो को देख करके आपने भारत की कुछ कलाओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली होगी। हमने आज की इस वीडियो में भारत के हीरा, मोती, मीना कारीगरी के विषय में चर्चा की। हमने काष्ठ कला के विषय में चर्चा की। हमने जरी काम के विषय में चर्चा की। साथ ही हमने जड़ाऊ काम, अकीक कला और चित्रकला के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपने बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त किया होगा। आप इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी इसे देख करके और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बाजू में लगे हुए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें।